तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। उसके फर्स्ट हाफ से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे के पार्ट्स को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके डायमेंशंस और साथ ही साथ फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। मतलब कि क्या क्या फीचर्स हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के जो 1991 में आए थे, और साथ ही साथ उसका क्या इफेक्ट पड़ा था बिजनेस में। हम लोग इन सारी चीज़ों को आज डिटेल में कवर करने वाले, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में, क्या क्या इसका क्या क्या डायमेंशन है। सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं क्या क्या डायमेंशंस होता क्या। तो डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस जो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका मतलब होता है जितने भी फैक्टर्स होते हैं या फोर्सेस होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिससे कि क्या होते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को। क्योंकि बहुत सारे जो है फैक्टर्स होता है, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस जो भी होता है, तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में बिजनेस एनवायरनमेंट को या बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्योंकि हम लोग इसके पिछले वीडियो में भी ये चीज़ देख चुके थे कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जो नॉन इकोनॉमिक होता है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो क्या करता है, बिजनेस को अफेक्ट करता ही है। तो जो जनरल इन्वायरमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट का। और साथ ही साथ क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बिजनेस में जो होता है वो जो चेंजेस आते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो जनरल इन्वायरमेंट के, वो क्या करता है उससे उसका प्लान्स और पॉलिसीज़ को भी उसको चेंजेस कर लाना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट में भी चेंजेस लाना पड़ता है, ताकि क्या कर सके कि बिज़नेस जो है वो लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सके, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जा सके, साथ ही साथ क्या हो सके कि वो कॉम्पिटिटर से आगे निकल सके। तो ज़रूरी हो जाता है कि टाइमली स्कैनिंग करना। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में, क्या क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो होता क्या है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ के बारे में पढ़े थे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, जो भी चीज़ मनी से रिलेटेड है, जैसे जीडीपी हो गया, इनकम लेवल हो गया, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, पर कैपिटा इनकम हो गया, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो हो गया, मतलब जो भी चीज़ें मनी से रिलेटेड हो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, हम लोग उसको बोल सकते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है उसका क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, साथ ही साथ टाइमली एक्शन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंट्स में लाया गया था, और वो क्या किया था, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ दिया था बिजनेसमैन को। तो जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया 1991 का, तो उससे क्या हुआ कि बिजनेसमैन को बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ दिया गया। जैसे अगर हम लोग कुछ कॉमन बात करें तो उसमें क्या हुआ था कि जो बैंकिंग का जो सेक्टर्स है उससे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव स्कीम्स लेकर के आया था, जिससे कि क्या हो सके कि जो मनी डिपॉजिटर्स है उनको भी फ़ायदा मिले, जो मनी लैंडर है उसमें भी क्या हो सके फ़ायदा मिले। तो जो बैंक है वो क्या करने लगा था, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने लगा था। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था वो क्या हुआ था, बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, बहुत ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस किया था, बहुत ज़्यादा साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी दिया था। क्योंकि जाहिर सा बात है कि हम लोग को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, मनी चाहिए। अब मनी हम लोग कहीं से लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होता है तो दिक्कत हम ही लोग के लिए है। तो उस केस में अगर क्या हुआ था कि जब बैंकिंग सेक्टर्स जो है वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर लोन दे रहा था, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि जो बिजनेसमैन उसके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा था। क्योंकि बिजनेसमैन को अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो उसको कहीं ना कहीं वो क्या होगा, उसके पास जो सेविंग्स है वो बहुत कम रह जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसको इंटरेस्ट को रीपे करने में, जो पैसा लिया लोन लिया उसको रीपे करने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो उससे क्या हुआ, बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी मिलने लग गया। क्लियर। अब नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग बात करते हैं सेकंड की, जो कि है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो सोशल इन्वायरमेंट हम लोग नाम से समझ सकते हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड होता है। मतलब सोसाइटी का जो भी क्या होता है, कस्टम्स होता है या जो भी ट्रेडिशंस होता है उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी चेंजेस आ जाते हैं सोसाइटी से रिलेटेड। क्योंकि क्या है, बिजनेस सोसाइटी में है। अब सोसाइटी में क्या है, कस्टम्स का चेंजेस आना, ट्रेडिशन चेंजेस आना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आ सकता है, उनके टेस्ट, प्रेफरेंस, एजुकेशन लेवल, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, चेंजेस आते रहता है। क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट यहीं पे रहता है, बिजनेस यहीं पे रहता है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो देखे कि आसपास में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, लोगों का किस तरह का टेस्ट प्रेफर कर रहे हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करें कि अपना बिजनेस को आगे लेकर के जाए, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर सके, प्लान और पॉलिसी बनाए। क्योंकि बिजनेसमैन अगर ऐसा नहीं करेगा, जो कंपोनेंट्स है सोशल इन्वायरमेंट का उसको नहीं देखेगा, तो उससे क्या होगा कि उसका बिजनेस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा।
और लॉन्ग रन में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि बिज़नेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर वो अच्छी तरह से उसको स्कैन नहीं करता है या फिर ओवरलुक नहीं करता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बिजनेसमैन को कि जो सोसाइटी में चल रहा है, जो जो चेंजेस आ रहा है, उसको क्या कर सके, वो अच्छी तरह से क्या करे, जाने समझे। जैसे कि इंडिया में भी बहुत सारा सोशल रिफॉर्म्स आया था उस समय, जो कि बहुत ज़्यादा चला था। जैसे कि मान लीजिए कि जो डिमांड है रिजर्वेशन जॉब का माइनॉरिटीज़ और वुमेन के लिए, ये बात तो हम लोग भी जानते हैं कि माइनॉरिटीज सेक्टर्स जो है या जो वुमेन है उनके लिए रिजर्वेशन लाया गया था, जो भी कहीं ना कहीं अच्छा है। फिर एक तरह का ये भी डिमांड लाया गया था कि वुमेन को भी इक्वल पे मिलना चाहिए एज़ कम्पेरिजन टू मेल। अगर दोनों सेम पोजीशन में काम करें, सेम काम करें, तो दोनों का सैलरी भी इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह का चेंजेस लाया गया था। तो ज़रूरी है कि जो बिजनेसमैन है वो इन चीज़ों को समझे, उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सके, प्लानिंग कर सके। तो कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं सोशल इन्वायरमेंट के। क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, कि वुमेन को क्या इंपॉर्टेंस मिला है वर्क प्लेस पे, बर्थ और डेथ रेट क्या है, पॉपुलेशन क्या है, लोगों का ट्रेडिशन कस्टम, उनके हैबिट्स क्या क्या है, किस तरह का वो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, लिटरेसी रेट्स क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है। क्योंकि जिससे जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो इनएजुकेटेड होते हैं, जिसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, तो सबका टेस्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। जोग्राफिकल एरियाज़ की अगर बात करें तो कहीं के लोगों का टेस्ट कुछ और होगा, कहीं के लोगों का टेस्ट कुछ और होगा। तो बिज़नेस जिस इन्वायरमेंट में है, जहाँ पे लोकेलिटी में बिज़नेस है, उसको ये ज़रूरी हो जाता है कि वो समझे कि वहाँ के लोगों को क्या अच्छा लगता है, वहाँ के लोगों का क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस होता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी क्या होता है, अफेक्ट करता है बिजनेस को। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या आता है, गवर्नमेंट के जो भी अफेयर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट का पावर, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, उनका जो पॉलिसीज़ वो लेकर के आते हैं। तो जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है उसका भी क्या होता है, इमीडिएट और ग्रेट इम्पैक्ट होता है किसी भी बिजनेस में। तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जो बिजनेसमैन है वो अपने इन्वायरमेंट को केयरफुली क्या करे, स्कैन कर सके। तो जो बिजनेसमैन होता है उसको चेंजेस लाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग, मतलब कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग, मतलब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो चेंजेस आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, अपने बिजनेस में भी चेंजेस लाना चाहिए। क्लियर। जैसे उसमें बहुत सारा चीज़ें हो जाता है, जैसे आज का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है कंट्री का, पॉलिटिकल लीडर्स का प्रोफाइल क्या है, फॉरेन पॉलिसीज़ क्या क्या है, वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रख करके ही बिज़नेस जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो बिजनेसमैन को ये ज़रूरी हो जाता है कि वो टाइमली क्या करे, स्कैन करे अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। अब लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, लीगल इन्वायरमेंट नाम से समझ में आ रहा है कि जो होता है लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, लेजिस्लेशन, ये सारी चीज़ों से जो रिलेटेड होता है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन ये सब चीज़ों को अनदेखा कर दे, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो वो कर रहा है, जाहिर सी बात है वो लीगल फ्रेमवर्क को ध्यान में रख करके ही कर रहा है। तो जो कॉमन लेजिस्लेशन जो पास्ड हुआ था बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे ट्रेडमार्क्स आता है, फिर कुछ कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट हुआ, वेट एंड मेजर्स एक्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि रैपिड चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ में, नए नए मेथड्स आ रहे हैं प्रोडक्शन को लेकर, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नए नए मशीनरीज आ रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि क्वालिटी जो है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो बिजनेसमैन को ये चीज़ जो है वो क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए कि आसपास में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उनके जो जिस चीज़ का वो बिज़नेस कर रहा है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो यूज़ कर रहा है, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं। अगर वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में बनाए रखना चाहते हैं खुद को, तो ज़रूरी हो जाता है कि वो जाने कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करें, वो इम्प्लीमेंट भी करें उस चीज़ को, ताकि उनका क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके और साथ ही साथ बेनिफिट हो कस्टमर्स को भी। जैसे मान लीजिए कि आजकल ब्लैक एंड वाइट टीवी का जो ज़माना है नहीं एकदम भी, और कोई कंपनी है जो ब्लैक एंड वाइट टीवी ही बना रही, तो क्या उसका बिजनेस चलेगा वहाँ पे? नहीं, क्योंकि आज के डेट में जो है वो कलर टीवी है, तो कलर टीवी का ही प्रोडक्शन करेगा तभी जा करके वो क्या होगा, चलेगा। अगर वो ब्लैक एंड वाइट टीवी करेगा तो वहाँ पे वो नहीं चलेगा। तो ज़रूरी हो जाता है कि जो टेक्नोलॉजी चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या करें, वो खुद को भी एडजस्ट और अडेप्ट करें। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फीचर्स के बारे में, कि आखिर क्या क्या फीचर्स हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की। तो इसमें बहुत सारे पॉलिसीज़ आई थी। जैसे सबसे पहला आया था डी लाइसेंसलाइजिंग। क्या आया था, डी लाइसेंसिंग। अब डी लाइसेंसिंग का जो मतलब हो जाता है कि सिर्फ इस समय क्या हुआ था, सिर्फ 6 ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि लाइसेंसिंग स्कीम के अंदर आई थी। इसके बाद आया था नेक्स्ट एंट्री टू प्राइवेट सेक्टर। तो जो रोल होता है पब्लिक सेक्टर का वो क्या हुआ था, कहीं ना कहीं लिमिटेड हो गया था, और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो क्या मिला था,
प्राइवेट सेक्टर को मिल गया था। ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ओपन किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। मतलब कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो कम हो गया था, प्राइवेट सेक्टर का रोल इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड क्या हो गया था, बढ़ते जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही कैरी आउट किया जा रहा था। फिर लिबरलाइजेशन भी हुआ था फॉरेन पॉलिसीज़ का, क्योंकि इससे क्या हुआ था कि जो फॉरेन इक्विटी है उसको लिमिट कर दिया गया था 100% में। जैसे कि NRI हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, उनको परमिट किया गया था कि वो इन्वेस्ट करें इंडियन कंपनीज़ में, क्योंकि अगर इंडिया में जो इंडियन कंपनी में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इंडिया के लिए वो बेनिफिट होगा। साथ ही साथ लिबरलाइजेशन हुआ था टेक्निकल एरियाज़ में भी। फॉरेन पॉलिसी में तो हुआ ही था, टेक्निकल एरियाज़ में भी हुआ था। तो ऑटोमेटिक परमिशन दिया गया था इंडियन कंपनी को कि वो साइन करे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्रीमेंट को फॉरेन कंपनी के साथ। मतलब कि मान लीजिए कि कोई जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कोई अच्छा नया टेक्नोलॉजी अगर कहीं पे आया है तो वो बोला कि गया कि आप फॉरेन के साथ जो है, फॉरेन कंपनीज़ के साथ इस चीज़ को लेकर के एग्रीमेंट कीजिए। क्योंकि मान लीजिए अगर वो चीज़ इंडिया में नहीं बन रहा है, एटलीस्ट फॉरेन में बन रहा है, तो उस चीज़ के साथ एग्रीमेंट कीजिए, उसको जानिए, उसको समझिए, ताकि क्या हो सके कि उसका हम लोग आगे जा कर के क्या हो, इंडिया में भी उसका यूज़ करें, इंडिया में भी कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट देखने को मिले। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए या बेटरमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए गए थे जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ था। इसके बाद आया था एक FIPB। क्या आया था? FIPB तो सेट हुआ था, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। क्या है FIPB? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो ये बोर्ड सेट किया गया था ताकि क्या कर सके कि वो प्रमोट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में ला सके। इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी सेट किया गया था। क्लियर है इतना? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आखिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो इसके 3 एलिमेंट्स है। सबसे पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। इसको हम लोग LPG शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन के बारे में। क्या लिबरलाइजेशन होता क्या है? तो लिबरलाइजेशन होता है कि जो लाइसेंस सिस्टम है या जो कोटा सिस्टम होता है या तो बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो कंट्रोल होते हैं, उसको क्या करना, एंड करना, यानी कि ख़त्म कर देना। तो इंडियन कंपनीज़ जो है उनको लिबरलाइजेशन बहुत तरह से मिला था। जैसे कि जो लाइसेंस है उसको हटा दिया गया था, कुछ में लाइसेंस ज़रूरी हो गया था, जैसे 6 कंपनीज़ का, 6 इंडस्ट्रीज़ का हम लोग पढ़े थे। फिर क्या हुआ था कि जो रेस्ट्रिक्शंस होता है बिज़नेस को एक्सपेंड करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का, उसमें भी क्या था, सारा रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया था। प्राइस अपने मन से, वो फ्रीडम था उनके पास कि प्राइस वो अपने मन से क्या कर सके, फिक्स कर सके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन होने लगा था। साथ ही साथ गुड्स का मूवमेंट में, सर्विसेज का मूवमेंट में भी फ्रीडम मिला था। गुड सर्विसेज का अपने मन से वो लोग क्या कर सकते थे, प्राइस फिक्स कर सकते थे। मतलब इंसान हम लोग बोल सकते हैं लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस या लाइसेंस, कोटा, मतलब कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस हो उससे मुक्त कर देना, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा से कर सके, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सके, प्राइस लगा सके किसी भी प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हम लोग नाम से समझ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का ग्रेटर रोल होना, पब्लिक सेक्टर का रोल कम होना। तो उसमें क्या हुआ कि डिसइन्वेस्टमेंट हुआ पब्लिक सेक्टर का। BIFR सेटअप हुआ, यानी कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन सेटअप हुआ। फिर डायल्यूशन हुआ, मतलब स्टेक ऑफ गवर्नमेंट का जो स्टेक है उसका डायल्यूशन हुआ, मतलब जो 51% शेयर था वो किसके पास चला गया, प्राइवेट कंपनी के पास। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी को ओनर बनाना है या किसी का ओनरशिप इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए कितना चाहिए, मिनिमम 51% उसको शेयर चाहिए। तो 51% शेयर किसके पास आ गया था, प्राइवेट कंपनी के पास आ गया था। तो इसी का होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट का रोल कम होना, प्राइवेट कंपनी का रोल बढ़ जाना। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन होना पूरे वर्ल्ड में, गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होना पूरे होल वर्ल्ड में। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, लाइसेंसिंग होना इंपोर्ट का, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, ये सब चीज़ों को क्या किया गया था, हटा दिया गया था, ताकि जो हो सके ग्लोबलाइजेशन का जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया जा सके और इजीली मूवमेंट हो सके गुड्स एंड सर्विसेज का ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस। तो क्या क्या चेंजेस आया बिजनेस में इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद? तो सबसे पहले ये था कि कंपटीशन जो है वो बढ़ने लग गया। LPG यानी कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ों के आने के बाद क्या हुआ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ गया इंडियन कंपनीज़ को। पहले क्या होता था, सिर्फ इंटरनल मार्केट के साथ वो कम्पीट करते थे, लेकिन न्यू पॉलिसी के आने के बाद क्या हुआ, उनका कॉम्पिटिशन MNCs के साथ भी होने लग गया, जिससे क्या हुआ, उनको लार्ज नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ने लग गया। साथ ही साथ वो लोग क्या करने लगे, नए नए टेक्नोलॉजीज़ को भी वो अडेप्ट करने लग गए।
फिर क्या हुआ कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आया था उसके पहले बहुत कम इंडस्ट्रीज़ था, कह रहा बहुत कम इंडस्ट्रीज़ था, तो जिसके थ्रू क्या होता था कि हमेशा प्रोडक्ट का शॉर्टेज ही होता था, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ ही कम है तो ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी कम होगा, तो उससे क्या होने लगा कि प्रोडक्ट का शॉर्टेज होने लग गया। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगे। पर क्या हुआ था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले प्रोड्यूसर ओरिएंटेड चल रहा था, लेकिन जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गया उसके बाद क्या हुआ, बिजनेसमैन जो है वो बहुत सारे प्रोडक्शन लाइन में आने लगे, बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो है वो इस्टेब्लिश होने लगे इंडिया में, जिससे क्या कारण क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगा, प्रोडक्ट्स और सप्लाई जो हर एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा होने लग गया। अब क्या हुआ, जो शॉर्टेज था उस प्रोडक्ट का अब वो क्या होने लगा, सरप्लस में होने लग गया, और जो प्रोड्यूसर मार्केट हुआ करता था पहले, आज वो जा करके क्या होने लग गया, बायर मार्केट हो गया, क्योंकि कम इंडस्ट्रीज़ था तो प्रोड्यूसर का चलता था, अब इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है तो किसका चलेगा, बायर का चलेगा। अब इसके बाद क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी में भी क्या होने लगे, बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस होने लगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले क्या था, कुछ इंटरनल कॉम्पिटिशन ही सिर्फ हुआ करता था, लेकिन नए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद क्या हुआ, ग्लोबली क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ने लगा, तो जिसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। तो उसमें क्या होने लगा कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल गया। अब ऐसा नहीं है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ, पर चेंजेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जब कंपटीशन इंटरनली होता है तो हम लोग कम रिसोर्सेज के साथ भी कम्पीट कर सकते हैं, पर जब हमारा कंपटीशन एमएनसीज के साथ है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग चेंजेस को क्या करें, मॉडिफाई करें, चेंजेस को लाएँ, चेंजेस को अडेप्ट करें, और साथ ही साथ टाइम टू टाइम क्या कर सके उसका उसमें मॉडिफाई लाते रहे, पॉलिसीज़ में भी टाइम टू टाइम चेंजेस लाते रहे। इसके साथ ये भी ज़रूरी हो गया था कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को भी क्या करें, डेवलप कर सकें, उनको ट्रेन करें, उनको डेवलपमेंट कराएं, उनका हायर कॉम्पिटेंस स्किल दें, उनको सैलरी दें। और साथ ही साथ पहले क्या होता था, सेलिंग कॉन्सेप्ट होता था, क्या होता था, फर्म्स जो है सेलिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करते थे, मतलब कि प्रोड्यूस पहले कर लेते थे और फिर बाद में क्या करते थे, वो मार्केट में जाते थे। पर अब क्या होने लगा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होने लगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लानिंग करते प्रोडक्शन का, मार्केट को रिसर्च करके, मतलब लोगों का क्या नीड है, क्या वांट है, इस चीज़ों को पहले समझते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मतलब लोगों के नीड और वांट को ध्यान में रख करके ही प्रोडक्शन किया जाता है। पहले क्या होता था कि प्रोड्यूस कर लिए, अब वो मार्केट में लेके जाएंगे, लोगों को खरीदना ही पड़ता था, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं थे। अब क्या, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो देखना है कि किस चीज़ का लोगों को नीड ज़्यादा है, किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है इतना? तो ये था टोटल बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।